दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कल मंडे को फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होगा। आप अभी जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयार रहिए। कल वाला टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों पेपर है जयपुर मेट्रो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का, जो अभी रिसेंटली 11 जून 2022 को हुआ है और इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड टोटल 55 क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों इस 55 क्वेश्चन का 2 पार्ट में सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूं। आज बचे हुए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाएंगे, सो कंप्लीट लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना। वैसे तो ऑफिशियल आंसर की है तो उत्तर साथ में दिए हुए, लेकिन हम आपको डिटेल से सभी क्वेश्चंस का कारण सहित उत्तर बताएंगे कि ये इनका आंसर क्यों आया। आई होप कि आप एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन समझ पाएंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो लाइक ज़रूर किया करें अगर चीज़ें पसंद आती है तो। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ भी आपको फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का नंबर 1 क्वेश्चन, यानी वैसे हमारा ओवरऑल 41 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किसी वर्कशॉप में सही फेज क्रम क्या होना चाहिए? माय डियर, जनरली भारत में जो फेज क्रम लागू किया जाता है वो RYB ही होता है, यानी रेड, येलो और ब्लू फेज क्रम को हम चलाते हैं। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। RYB जो है फेज सीक्वेंस जनरली होता है। दोस्तों वर्कशॉप में फेज क्रम को मेंटेन रखना ज़रूरी क्यों है? यानी किसी भी सूरत में ये फेज सीक्वेंस एक वर्कशॉप के लिए बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों जितनी भी मशीनें होती हैं, जनरली वर्कशॉप में हम सब जानते हैं कि 3 फेज़ की मोटरें होती है। अगर फेज़ क्रम बदलता है तो 3 फेज़ मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। माय डियर, वर्कशॉप में बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि अगर वो डायरेक्शन में रिवर्स घूम गए ना तो पूरे सिस्टम को तोड़ देते हैं। बहुत सारे आगे उनके मैकेनिकल पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रिवर्स चलते ही नहीं है, उनमें लॉकिंग या इंटरलॉक सिस्टम होता है। इसलिए फेज़ क्रम को हमेशा बैलेंस तरीके से मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। फेज़ क्रम को याद रखा जाता है जब भी वहाँ पर मेंटेनेंस या कोई भी ओवरहालिंग एंड रिपेयरिंग की जाती है तब। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी व्यावसायिक सुरक्षा के मद्देनज़र लाल रंग का जो कोड होता है वो किसे संकेत करता है? दोस्तों ये एक बड़ा टॉपिक है, कभी आपको इस पर क्लास प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा मैं। NFPA नाम से एक एसोसिएशन है जिसका पूरा नाम है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इन्होंने खतरों को टोटल 4 भागों में वर्गीकृत किया है। दोस्तों आइए आपको एक बार मैं वो चारों खतरे कौन कौन से बता देता हूँ, फिर हम उत्तर पर वापस आएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, खतरों के 4 प्रकार डिटेल से मैंने लिखे हुए हैं। डायमंड आकृति में NFPA चार्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। हीरे की आकृति इसमें होती है। इसके अनुसार दोस्तों जो लाल रंग का खतरा होता है वो फायर हजर्ड यानी आग से लगने वाले खतरों को बताता है। नीले रंग का जो होता है हेल्थ से संबंधित बताता है, यानी स्वास्थ्य को खतरा यहाँ कितना है। सफ़ेद जो होता है वो बताता है विशेष प्रकार के खतरों को, और पीला जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता का खतरा है। अलग अलग होते दोस्तों, जैसे सेहत के खतरे का जैसे मैं आपको बताऊं कि शरीर पर, आपकी हेल्थ पर, जैसे मान लो क्लोरीन कहीं लीकेज होने की रिस्क रहती हो, श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। फायर से कहीं पर होता हो तो वो लाल रंग का है। NFPA चार्ट के अनुसार खतरों को 4 भागों में बांटा गया है। डायमंड की आकृति होती है और 4 रंग खतरों का रखा गया है। कौन कौन सा है दोस्तों? लाल, नीला, पीला और सफ़ेद। तो इस पर एक पूरी क्लास बनती है, कभी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अब अगर अपन यहाँ पर देखें दोस्तों इसके अनुसार तो बिल्कुल अपना C ऑप्शन ही सही होगा ना, क्योंकि लाल रंग का पूछा था तो लाल रंग जो होता है वो आग से लगने वाले खतरों के प्रति हमें संकेत करवाता है। आर्सेनिक क्या है? दोस्तों आर्सेनिक 5 संयोजकता वाली एक अशुद्धि है, और 5 संयोजकती अशुद्धि जो है वो पेंटावोलेंट कहलाती है।
आर्सेनिक के अलावा पेंटावोलेट में और कौन कौन आते हैं, तो वो है दोस्तों एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, ये 4 होते हैं। आर्सेनिक जो होता है वो दोस्तों जनरली एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए डोपिंग के रूप में काम में लेते हैं। यानी जब सिलिकॉन में आर्सेनिक की डोपिंग होगी तो वहाँ पर एक एन टाइप का पदार्थ का जो है वो निर्माण होगा, एक्सट्रिंसिक पदार्थ जो है वो बनेगा। अगला सवाल, शुद्ध सिलिकॉन जब एकदम मानक कंडीशन में, मानक अवस्था में हो तो उसकी प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है? दोस्तों स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सिलिकॉन होता है इसका व्यवहार अचालक की भांति मानते हैं, क्योंकि इनका ताप गुणांक NTC नेगेटिव होता है और ताप बढ़ने से इनकी चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ जाती है। सामान्य अवस्था में ये एक अचालक की भांति काम करते हैं और लगभग ये कहा गया है कि 6 किलो ओम सेंटीमीटर के आसपास इनकी रेजिस्टिविटी होती है। 6 × 10³ ओम सेमी जो है रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, उसकी रीडिंग किस में आती होगी? इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, kWh में ही देता है, किलोवाट आवर में इसकी यूनिट रहेगी। बहुत सिंपल है। और वैसे देखो VA जो है ये आभासी शक्ति यानी अपरेंट पावर का है, VAR जो है ये प्रतिघाती शक्ति का प्रतीक है और किलोवाट जो है ये वास्तविक शक्ति का प्रतीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर सवाल तो ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है ना, तो ऊर्जा की तो यूनिट ही एक ही है, यहाँ पर केवल kWh है, बस एक यूनिट है, केवल आपका A ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों RCC पोल से संबंधित है। पुनर्प्रबलित कंक्रीट स्तंभ को अपन शॉर्ट में RCC बोलते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है। इनके बीच में जो स्पान होती है वो कहते हैं कि 80 से लेकर 200 मीटर, हालांकि इतनी नहीं होती है दोस्तों, वास्तव में तो 60 से 100 मीटर ही होती है अगर आप देखते हैं ध्यान से तो। लेकिन इनमें इतनी लेंथ भी कहते हैं कि स्पान जो है वो रख सकते हो आप 2 पोलों के बीच में दूरी। कारण क्या है इसके बीच में? तो कारण ये है कि ये एक तो मजबूत है और टिकाऊ भी है, यानी सस्टेन होते हैं एंड मैकेनिकली स्ट्रेंथ इनमें बहुत होती है विद कंपैरिजन टू अदर्स, यानी बाकी जितने भी हैं उनके साथ जब आप तुलना करोगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है। अगला सवाल है कि जब करंट जो है, करंट ड्रॉन बाय द लाइन इज़ ग्रेटर देन, यानी लाइन के द्वारा ली गई करंट लोड के साथ जुड़ी जो करंट है उसमें रिसीविंग एंड से अधिक है। सवाल क्या कह रहे हैं पूरा आपको एक बार इंग्लिश अपन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। व्हेन द करंट ड्रॉन बाय द लाइन इज़ ग्रेटर देन द करंट एसोसिएट विद द लोड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन, दिस इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय। सवाल कह रहे हैं कि लाइन के द्वारा जो धारा ली जाती है वो लिए गए लोड की अपेक्षा अधिक है, यानी लाइन में धारा जो है वो ज़्यादा है और लोड पर कम है। दोस्तों अगर लाइन पर भार कम हो तो इसे अपन बोलते हैं लाइटली लोडेड लाइन, और दोस्तों जब लाइन पर हल्का भार हो तो ट्रांसमिशन लाइन में एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसका नाम है फेरेंटी प्रभाव। फेरेंटी प्रभाव से क्या होता है कि जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज होती है वो सेंडिंग एंड की वोल्टेज की अपेक्षा बढ़ जाती है, और इसके पीछे कारण होता है लाइन में चार्जिंग धारा। मतलब लाइन में अपनी कैपेसिटी के कारण एक धारा चलती है जिसे चार्जिंग करंट बोलते हैं, तो वो चार्जिंग करंट इतनी है कि वो लोड करंट से ही ज़्यादा है। ऐसे में वोल्टेज का बढ़ना स्वाभाविक होता है। फिर हम शंट रिएक्टर लगाते हैं। रिएक्टर किसे बोलते हैं? एक इंडक्टर का ही दूसरा नाम होता है। बस सिंपल भाषा में आपको बताऊं मैं तो ये कह रहा है कि समांतर में इंडक्टर लगाएंगे, यानी लाइन के पैरेलल में जब इंडक्टर लगाएंगे ना तो वो इंडक्टिव लोड आ गया, लाइन में कैपेसिटिव लोड था, दोनों बराबर हो जाएंगे और लाइन बैलेंस हो जाएगी। समांतर क्रम में इंडक्टर लगेगा तो उसको शंट रिएक्टर बोलते हैं। अगला सवाल बहुत सिंपल है, रिलक्टेंस का एनालॉग कौन है इलेक्ट्रिक सर्किट में? विद्युत परिपथ में प्रतिष्ठम्भ के समान कौन है? एनालॉग का मतलब होता है समकक्ष या उसके जैसा।
तो वहाँ पर प्रतिष्ठंभ है और इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस आ जाएगा। डी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि एक चालक धातु जो होती है उसके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव हमेशा कैसा होता है। दोस्तों, चालकों के साथ प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा पीटीसी होता है। पीटीसी बोलें तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी धनात्मक होता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने से प्रतिरोध घटता है। ठीक है, सीधा संबंध होता है इनका, ताप बढ़ने से इनमें प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। तो डी उत्तर हो जाएगा। लीनियर करेंगे, लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक संबंध होता है। स्ट्रेट लाइन ऑप्शन हो सकता था, वो भी आप कर देते तो कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं होता। कौन सी एक परमानेंट वायरिंग नहीं है, परमानेंट उद्देश्य से नहीं की जाती है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लीट वायरिंग है दोस्तों। क्योंकि क्लीट वायरिंग पूर्णतः क्या है, टेम्परेरी वायरिंग है, अस्थायी वायरिंग का एक प्रकार है। बाकी पीवीसी, सीटीएस, टीआरएस, मेटल, ये सब की सब क्या है, परमानेंट अस्थायी वायरिंग है। सीटीएस का पूरा नाम होता है केब टायर सीथ, टीआरएस का पूरा नाम होता है टफ रबर सीथ। अगला सवाल है कि रेक्टिफायर जो होता है वो कौन सी डिवाइस है, मतलब किसको कन्वर्ट करती है। तो अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल में बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में बदलती है। एक दिशीय धारा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डीसी हो गया, यानी एसी को डीसी करना। उसके ऑप्शन को थोड़ा इन्होंने अलग तरीके से बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। चीज़ें वही है, लैंग्वेज सेम वही है। आगे देखो, 50 और 60 ओम के दो प्रतिरोध है, सीरीज में जुड़े हुए 100 वोल्ट सप्लाई के साथ। मान लीजिए इस तरह से हमारा डायग्राम है। ठीक है, 100 वोल्ट की सप्लाई आप दे रहे हो, 50 ओम का रेजिस्टेंस, 60 ओम का रेजिस्टेंस, कितना हो गया 110 ओम। हमें परिपथ का करंट निकालना है। जब आई ज्ञात करोगे तो V/R फॉर्मूला रखेंगे तो 100/110 आएगा। लगभग दोस्तों करंट आएगी 0.9 एम्पियर के आसपास। कौन सा एमीटर सूटेबल होगा, देखो वैसे तो सारे सूटेबल होते हैं, लेकिन एक रेंज के नज़दीक अगर लेते हैं तो वो शुद्ध मापन देता है हमें। क्यों? क्योंकि मीटर चयन के बारे में एक लाइन कही जाती है कि मापा जाने वाला मान मध्य पैमाने से ऊपर होना चाहिए। एक प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं कि मापा जाने वाला मान 60% से ऊपर होना चाहिए, तो 0 से 2 एम्पियर वाला जो है वो शुद्ध रीडिंग देगा। हालांकि 0 से 5 वाला भी पर्याप्त है, लेकिन उसमें रीडिंग में त्रुटि ज़्यादा आएगी। अगला सवाल है, 2 लेकलांची सेल है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, वोल्टेज लगभग कितनी होगी। लेकलांची सेल की वोल्टेज 1.4 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक मानते हैं। 2 सेल जुड़े हुए हैं तो लगभग 2.8 से 3 वोल्ट का जितना भी उत्तर होता कर देते हैं। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 में क्वेश्चन आया, उन्होंने ये पूछा लेकलांची सेल की वोल्टेज कितनी होती है, और ऑप्शन था 1.5। यहाँ जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो 1.4 के अकॉर्डिंग सोल्व हो रहा है। सी उत्तर करेंगे, 2.8 वोल्ट आएगा। सिंपल क्वेश्चन है और आपका भी उम्मीद है कि सही हुआ होगा। अगला सवाल कह रहा है कि फुल लोड पर कॉपर लॉस 1000 वाट है और लोहे हानि 1200 वाट है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आधे भार पर कॉपर लॉस कितना होगा। माय डियर, मैंने कितनी बार बताया है कि अगर लोड आधा करते हैं तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाता है। 1000 वाट वाला भार जो है लॉस जो है वो मात्र 250 वाट का रह जाएगा। ए उत्तर यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगर इसी में आपसे आयरन लॉस के बारे में पूछा होता तो उसमें नो चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1200 का 1200 ही रहता। अगला सवाल पूछ रहा है कि इस समीकरण में रोहक किसे संकेत करता है। बहुत सिंपल है, रेजिस्टेंस वाला है तो ये रेजिस्टिविटी को संकेत करता है, प्रतिरोधकता को, जो कि ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर में होती है। तो बस दोस्तों ये थे 55 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के। बाकी आप इस पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, विजिट कीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह की अपडेट्स हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।